नमस्कार अनुराधा जी। आप तो लाइव क्लास में आती है ना? अनम्यूट करेंगे तो आएगी आवाज। नमस्कार बदलानी राजीव जी। सर। नमस्कार राजीव नमस्कार सर। बदलानी जी। जी नमस्कार नमस्कार। जी। नमस्ते विनीत जी। सॉरी वो। नमस्ते। नमस्कार अनुराधा मैम। नमस्ते सर। किसी ने पूछा लाइव क्लास के लिए। हाँ, मैं आती हूँ, रेगुलर आती हूँ हाँ, लाइव आप क्लास। भी आते हैं, अनुराधा भाटिया जी भी आती हैं। जहां तक मेरे को ध्यान है, एक नाम आता है। मैं ही हूँ और आप अनुराधा भी आती। भाटिया। मैं ही अच्छा, आप ही अनुराधा हैं क्या? भाटिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, मैं वो भी नाम आता हूँ से लेकिन ऐसा लगा। मैं भी आता हूँ लेकिन कभी कभी मिस हो जाती हूँ क्लास हाँ, मेरी। मेरी भी कभी कभी मिस हो जाती है, आज भी मैं था। अच्छा। नहीं, मेरी कोशिश रहती है, मैं हमेशा आती हूँ। हाँ, वो रिवाइज ही होता है, चीजें कई नई पता लगती हैं, कुछ रिवाइज हो जाती है, अच्छा हाँ रहता जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने प्रिडिक्टिव किया हुआ होगा पहले। हाँ जी, सर से मैंने एपीए 15 किया था। नमस्कार आप लोगों को। अच्छा। प्रणाम नमस्कार, गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरुजी। प्रणाम। नमस्कार प्रणाम सर। गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और कल्पना दुर्ला जी क्या हाल चाल है? ठीक है गुरुजी। चलिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नीलम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रेम प्रकाश जी। राकेश द्विवेदी जी नमस्कार। तो तिथियों में ही थोड़ा सा और कुछ जान लेना है, उसके बाद आगे नक्षत्र में हम लोग चले जाए। तो हमको लगता है कि चौघड़िया मुहूर्त को आप लोगों ने दोबारा से पढ़ा और समझा होगा, और उम्मीद है कि उसके प्रयोग को धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है ना? उसको छोड़िएगा मत, प्रयोग में लेते आइए। ठीक है? तो प्रयोग में लाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रयोग में नहीं लाएंगे ना तो वो फिर किसी काम का नहीं है, फिर वो ऐसे ही पढ़ा होगा। जी कुमार प्रवीण जी क्या प्रश्न है बताइए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी क्षमा चाहता हूँ, शुरू में ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चौगड़िया का आपने जिक्र किया तो इसलिए गुरु जी पूछो। चौगड़िया से गुरु जी, जैसे जब से तो आपने बता दिया, कार्य में निरंतरता के लिए हो गया, शुभ में शुभ कार्य के लिए होगा, लाभ में लाभ कार्य के लिए। तो अमृत जो चौगड़िया है उसको कहाँ पे यूज करें गुरु जी, किस काम के लिए यूज क्या करें? अमृत जो चौगड़िया है उसको किस कार्य के लिए यूज करिए जाए गुरु जी? कोई ऐसा कार्य करें जिसको लगे कि ये बहुत दिन तक चले। ठीक है? शादी विवाह करें, कोई जमीन खरीदें, कोई गृह प्रवेश करें, अमृत की चौकड़िया में करें। ठीक है? तो और गुरु जी एक चीज और है, जैसे लाभ जिसमें से नहीं भी पढ़ रहा। ज्यादा अच्छा अमृत की चौकड़िया है। तो कई शुभ कार्यों के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता तो यानी कि सबसे अच्छी अमृत की चौगड़िया है, सबकी से अच्छी। है। हाँ, नाम के अनुसार तो लग ही रहा है कि सबसे अच्छी अमृत की चौकड़िया है। गुरु जी कहीं मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था उद्योग की चौगड़िया सूर्य से संबंधित है। अगर कोई सरकारी कार्य हो, टेंडर वेंडर हो, तो जो है वो उद्योग की चौगड़िया में किया जा सकता है। तो क्या सत्य है मिथ्या बात है गुरु जी? गलत गलत। ठीक है ना? ये मॉडर्न व्याख्या जो है ना, कभी कभी हमको बहुत गलत तरीके से लेकर के चलता है। ठीक है ना? तो थैंक यू गुरु इसीलिए हम लोग इसको लेकर के नहीं चलते। ठीक है? जी। विद्या भारती क्या हाल चाल है तुम्हारे? प्रणाम गुरुजी। हाँ, ठीक ठीक है समझ गुरुजी सब। समझ में आ रहा है। जी जी। तो अपना कोई प्रैक्टिस शुरू किया है पीए का कि नहीं किया? हाँ, हम आस पास के आते हैं देखने, मतलब दिखाने। फिर अभी तो ट्रांसफर हो जाएगा फिर। हाँ, तो जहाँ जाओगे वहां पे फिर आस पास के लोग आने लगे। ठीक है ना? जी जी। और यहाँ के लोग टेलीफोन पे लोग पूछने लगे। डर तो इतना ही होता है। जी। चलो अच्छा। तो हम लोगों को थोड़ा सा, हमने कहा कि तिथियों के विषय में थोड़ा सा
जाने की बात थी, तो रंध्र तिथियां लिख लीजिए। रंध्र तिथियां को सभी शुभ कार्यों के लिए त्यागना चाहिए। रंध्र तिथियों को सभी शुभ कार्यों के लिए त्यागना चाहिए। दोनों पक्षों की कुछ तिथियां रंध्र मानी गई है। और तिथियों के प्रथम भाग की कुछ घटियों को, तिथियों के प्रथम भाग के कुछ घटियों को ही वर्जित माना गया है। मतलब पूरे तिथि को वर्जित नहीं माना गया। ठीक है, तो 3 कॉलम बना लीजिए, उसमें लिख लीजिएगा तिथि वर्जित घटी वर्जित काल घंटा मिनट, ये हम लोग ट्रांसफर करते इस तरह से। तो पहले लिख लीजिए चतुर्थी तिथि। अब जब ये बोला जा रहा है तो दोनों पक्षों का चतुर्थी हो जाए, ठीक है ना। चतुर्थी तिथि के प्रथम 8 घटी और 8 घटी का क्या मतलब हो जाएगा? 3 घंटे 12 मिनट। एक घटी का मान 24 मिनट, तो उसके आधार पे 3 घंटे 12 मिनट। यदि चतुर्थी तिथि सुबह के 4 बजे प्रारंभ हुई है तो 7:12 पर उस तिथि को रंध्र तिथियों में काउंट करेंगे और यहाँ तक का समय शुभ कार्य के लिए वर्जित होगा। उसके बाद हम उस समय का प्रयोग शुभ कार्य में कर सकेंगे। दूसरी तिथि है षष्ठी तिथि। प्रथम 9 घटी तो प्रारंभ के 3 घंटे 46 मिनट। ये बाद में जरूर करके देख लीजिएगा, और अगर कोई गलती होगी तो सुधार दीजिए। अष्टमी तिथि प्रथम 14 घटी 5 घंटे 46 मिनट। जहां से तिथि प्रारंभ होता है वहां से 5 घंटे 46 मिनट ये तिथि वर्जित है शुभ कार्यों से। नवमी तिथि 25 घटी, सबसे ज्यादा यही है। प्रारंभ के 10 घंटे। द्वादशी तिथि प्रथम 10 घटी प्रारंभ के 4 घंटे। चतुर्दशी तिथि प्रथम 5 घटी तो प्रारंभ के 2 घंटे। तो हम लोग तिथि के साथ यदि कोई मुहूर्त बना रहे हैं जिसमें हमको चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी लेना ही पड़ेगा,
उसके प्रारंभ के कुछ घटी को अलग कर देंगे, उसके बाद का जो समय है उसको यूज में ले आएंगे, उस समय पर हम शुभ कार्य कर लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुछ घटियों को वर्जित माना गया है। अब इसको क्यों वर्जित माना गया है ये कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये हमारे ज्ञान में नहीं है, जो जिस प्रकार से उसी प्रकार से समझने की जरूरत है। हम आप लोगों को पर्व की तिथियां बताए हुए थे, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तथा जिन तिथियों में संक्रांति हो, ये हमने बता दिया था आप लोगों को। हाँ ना में जवाब दे दीजिए अनुराधा जी। जी गुरुजी जी गुरुजी बताए। बता दिया था। बताया था। मनुवादी रह गई सर। युगादि व मन्वादि तिथियां, तो युगादि का मतलब है कि जब युग परिवर्तन हुआ, ठीक हो गया। तो जब मुझे युग युगादि बता दिया था, परिवर्तन, मनुवादी रह गया युगादि था। बता मनुवादी दिया रह था। गया। मनवादी तिथियां लिखी। कहा जाता है, आप लोग पहले समझिएगा, कि प्रलय के उपरांत सृष्टि का प्रारंभ जिस तिथि को होता है उसे मनवादी तिथि कहते हैं, और वो जिस मनु के अंतर्गत आता है वही हमारे लिए सबसे वरिष्ठ होते हैं, जिनको कि हम लोग मनु स्मृति के रूप में, हमारे जो मनु है, अभी कौन से मनु है कोई बताएंगे? अभी कौन सा मनु चल रहा है? आपने बताया था गुरु जी कि 14 हो गए हैं। 14 नहीं, 14 कुल मनु है, मैंने गलती किया था, बताया था। जी 14 कुल मनु है जिसमें 7 हो गए। ओके। तो जीवेश जोशी क्लास में नहीं है। वैवस्वत मनवंतरे, ये हम लोगों को जानना चाहिए, अभी हमारा मनु कौन है। जी गुरु जी याद आ रहा था, संकल्प में हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो वैवस्वत मनवंतरे, ठीक है ना। इसी तरह से और अच्छा मजबूत हो जाओगे मृत्युंजय, चिंता मत करो। तो अभी जो मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर है, और युग कौन सा चल रहा है? तो कलयुग है। प्रथम चरण। कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतित में। तो कलयुगे। इस तरह से संकल्प का मंत्र होता है, बाद में आप लोगों को लिखा देंगे या बता देंगे, आप लोग उसका अध्ययन कर लीजिएगा तो और भी अच्छा होगा। तो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, ये 7 मनवंतर है, 7वां मनवंतर है। तो इसका मतलब है कि 14 मनवंतर तक कलयुग रहेगा। तो अब ये 7 हो गया तो मध्य में कलयुग आ गया क्या, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चरणे के, अभी प्रथम चरण ही है। तो इस विषय में बहुत डीप नॉलेज हमको नहीं है। जो यजुर्वेद आदि का ज्यादा ज्ञान रखते हैं उनको इसका पता होगा कि हमारे कलयुग में जो मनवंतर प्रारंभ हुआ वो वैवस्वत से ही हुआ। हमारा जो सृष्टि प्रारंभ हुआ है उसमें वैवस्वत मनवंतर से ही हुआ है, उससे 7वां मनवंतर है। तो उसके पहले 6 सृष्टियां बनी और नष्ट हुई। तो क्या सृष्टियों का बनना और बिगड़ना, क्या पृथ्वी का नष्ट होना और बनना है या और कुछ है, इस पे चर्चा हो सकती है, ठीक है ना। पृथ्वी की आयु विज्ञान अलग बताता है और हमारा ज्योतिष अलग बताता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कभी चर्चा कर लिया जाए, ठीक है ना। तो मनवादी तिथियों में भी शुभ कार्य वर्जित है, वो तिथि उन्हीं को समर्पित है। तो उस दिन अन्य शुभ कार्य न करें ताकि हम अपने मनु को याद रख सकें।
तो स्वयं भुव पहले लिख लीजिए मनु, मैं लिखना चला जाऊंगा यहाँ। मनु इधर हो गया और मनवादी तिथि इधर हो गया, इस तरह से स्वयं भुव। इसका लिखिए चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। वरोचिष इसका लिखिए, गुरु जी समझ में नहीं क्या बोल रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ देखिए ना, वरोचिष चैत्र पूर्णिमा और तम इसको उत्तम भी बोलते हैं। और तम और उत्तम के लिए हो जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। तमस गुरु जी दूसरा क्या लिखा आपने? दूसरा नहीं समझ में आया। वरोचिष दिख रहा है अब? और तम कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। तमस कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी। रैवत आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी। चाक्षुष चाक्षुष आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। अब आ जाइए वैवस्वत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आठवां सावर्णी फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। इसके बाद तो कौन सा पूर्णिमा? सर ये सांवरनी के लिए कौन सा है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। दक्ष सावर्णी, अब सब सावर्णी ही होगा क्योंकि जब तक आगे आएगा नहीं तब तक नाम के लिए संदेह है, इसीलिए इसको इस तरह से दर्शाया गया। दक्ष सावर्णी
आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी, ब्रह्म सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी, धर्म सावर्णी, धर्म सावर्णी पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, रुद्र सावर्णी, रुद्र सावर्णी भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया, भाद्रपक्ष शुक्ल पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया, देव सावर्णी, श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या, श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या, इंद्र सावर्णी, श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी, इंद्र सावर्णी श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी। तो ये 14 मनु हुए। इसमें से हम लोग जिस मनु के अंतर्गत आते हैं वो वैवस्वत मन्वंतर है। मनु स्मृति हमारा संविधान है। आप लोग बातों को हल्के में मत लीजिएगा, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कीजिएगा। हम सनातनियों के लिए हमारा संविधान मनु, जैसे कहते हैं ना कि कुरान उसका संविधान है, कुरान से ही मानेगा सब बात, उसी तरह से मनु स्मृति हमारा संविधान है। उसमें जिस चीज का वर्णन जैसे दिया गया है वैसे ही हम लोगों को मानने की आवश्यकता है। उसमें बहुत ज्यादा जाति के ऊपर कटाक्ष है, कई जगहों पर महिलाओं के ऊपर कटाक्ष है। तो वही हाल है कि अगर आप अपने ड्राइंग रूम में चर्चा करते हैं महात्मा गांधी खराब आदमी था तो कोई दिक्कत नहीं है, विवेकानंद खराब आदमी थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे यदि इनको खराब बोलेंगे तो आज के भाषा में आप ट्रोल कर किए जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से मनुस्मृति की सारी बातें हर युग में मानने योग्य है और आप लोगों को यदि उपलब्ध हो कहीं भी तो मंगाइए और उसका संस्कृत श्लोक तो पढ़िए ही पढ़िए, उसके अर्थ पढ़िए और जब उसके अर्थ को समझेंगे तब आपको लगेगा कि यही मेरा संविधान है, ठीक है ना। तो आजकल बहुत ऐसे लोग हो गए हैं जिसमें कट्टरता नहीं है, हम लोग भी उसी में से आते हैं। ये कहते हैं कि अगर भारत की बात आएगी, एक तरफ संविधान होगा और एक तरफ गीता होगा, तो हम किस ओर जाएंगे? तो हम संविधान की ओर जाएंगे, गीता को छोड़। तो अच्छी बात है क्योंकि देश संविधान से ही चलेगा, वर्तमान संविधान से ही चलेगा। लेकिन हम लोग अपने जीवन में अनुशासन के लिए, अपने जीवन में अनुशासन के लिए मनुस्मृति को पढ़ सकते, ठीक है ना।
तो हमारे हमारे सनातन धर्म में यही तो सबसे बड़ी बात है। उसने सृष्टि की बात की, जीवन की बात की, जीवन शैली की बात की, किस तरह से आप जी सकते हैं, क्या आपका आहार व्यवहार होना चाहिए, क्या आपका पहनावा होना चाहिए, ठीक है ना, क्या आपका शील स्वभाव होना चाहिए, सभी की चर्चा जो है सो उसमें किया गया है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग, और व्याख्या, अच्छे व्याख्याकार का पता कर लीजिएगा कौन किसकी व्याख्या अच्छी है, वो ले सकते हैं। साधारण अर्थ यदि किसी ने लिख दिया है तो वो बड़ा कठिन लिख दिया है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने एक बार ही सोचा कि स्वर्ण दर्शन ले आता हूँ, साधारण व्याख्या बिना व्याख्या वाला, अर्थ वाला ले तो आया, एक ही वॉल्यूम में था। हमने कहा सस्ते में हो जाएगा, ऐसे 6 किताब खरीदना पड़ेगा, लेकिन वो घर लाया तो बेकार हो गया। मैंने किसी से मंगवा लिया था, तो क्योंकि उसके जो साधारण अर्थ है हिंदी में लिखे हुए वो भी मेरे समझ में नहीं, इसीलिए भावार्थ वाला मिल जाए तो अच्छा है, उसको पढ़िएगा। वही वैसे मनुस्मृति को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फाड़ा गया, जलाया गया, कई बार कई लोग इसको इस तरह से किए हैं, लेकिन हमें इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि सनातन धर्मावलंबियों का संविधान मनुस्मृति है। सर मेरे और 2 क्वेश्चन पूछ लूं क्या? हमारे वर्तमान समय में जो मनु है वो वैवस्वत है। हाँ जी योगेश जी पूछिए। सर पहला क्वेश्चन तो सर, जो आपने तिथियां लिखवाई है, रंध्र तिथियां, उसमें जैसे चतुर्थी और नवमी है, जिसे हम रिक्ता तिथियां भी कहते हैं, तो रिक्ता तिथियां तो हम हर चीज के लिए वर्जित करते हैं, तो हर चीज के लिए यहाँ पे वर्जित रहेगा या सिर्फ इतना ही टाइम पीरियड जितना मैं? रिक्ता तिथि में कौन सा वार होता है जिससे सिद्धि योग बनता है, बताइए। रिक्ता तिथियां में शनिवार। गुरु होना सिद्धि योग बना ना, हाँ जी। तो उस दिन यदि आपको रिक्ता तिथि, कौन कौन सी तिथि है बताइए। सर 4 है, 9 है और 14 है। तो अगर चतुर्थी और नवमी आ रहा है तो उसके रंध्र तिथि है, हाँ तो जी। उसके प्रथम के उतने भाग आपको छोड़ देने पड़ेंगे, बाद में जाकर के कार्य करने पड़ेंगे। समझ में आया आपको? तो मतलब पूरी तिथि वर्जित नहीं है? जी और सर दूसरा, मतलब उसमें अगर सिद्ध योग नहीं बन रहा तब भी ना सर? हाँ, तब भी पूरी तिथि वर्जित नहीं है। अगर अन्य जगहों पर आप, मैंने समझाने का प्रयास किया आपको, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना। बाकी अन्य जगहों पर यदि शुभ कार्यों के लिए चतुर्थी आदि तिथि लिया जा रहा है, रंध्र तिथियां ली जा रही है, तो उसमें प्रथम कुछ भाग ही वर्जित है, बाकी पूरी की पूरी तिथियां अशुभ नहीं है। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मनु जो अभी तक हुए हैं, उनमें से 7 ही हुए हैं अभी तक, और जो तिथियां हमने आगे 14 तक पढ़ी हैं सारी, ये तो ये बाकी भी छोड़नी है, सिर्फ 7 तक वाली छोड़नी है? अभी 7 मनु जो हुए हैं, जो अभी मनु नहीं हुए, उनकी भी छोड़नी है तिथियां हमें? उनकी भी छोड़नी है। ठीक है सर। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। हम उम्मीद करते हैं कि मनवादी तिथियों को भी समझ लिया। अब आ जाते हैं नक्षत्र के ऊपर। तो पहले तो ज्योतिष में जब दशाओं की गणना होती है तो 27 नक्षत्रों का ही बात किया जाता है, और मुहूर्त में 28 नक्षत्रों की बात की जाती है, जिसमें जो 28वां नक्षत्र अभिजीत है उसको लिख लीजिए। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब होता है 4 पद होते हैं एक नक्षत्र के, तो एक पद 3 डिग्री 20 मिनट का, यही होता है ना मृत्युंजय कुमार जी? गुरुजी जी गुरुजी, अभिजीत यही होता है, यही होता है।
4 चरण बोलते ना, तो 4 पद हो गया। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र का अंतिम पद और श्रवण नक्षत्र की प्रथम 4 घटी, अर्थात श्रवण नक्षत्र का 15वां भाग, ये दोनों मिला करके अभिजीत नक्षत्र कहलाता है। अब श्रवण नक्षत्र जितने घंटे का चलेगा उसका 4 घटी, 4 घटी का मतलब हो गया 24 दूनी 48 दूनी 96, 96 मिनट तक जो है सो अभिजीत नक्षत्र होगा। ये जो 96 मिनट है ये श्रवण नक्षत्र का 15वां हिस्सा है, पूरे नक्षत्र का 15वां हिस्सा। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र का 1/4 और श्रवण का 1/15 इक्वल टू अभिजीत नक्षत्र। और अगर इसको, क्योंकि ये मकर राशि के अंतर्गत आता है, तो मकर राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री 53 मिनट और 20 सेकेंड तक अभिजीत नक्षत्र का मान होता है। फिर से नोट कर लीजिएगा, मकर राशि में 6 अंश 40 कला के बाद से 10 अंश 53 कला और 20वीं कला या 53 मिनट और 20 सेकेंड तक अभिजीत नक्षत्र का मान होता है। नमस्कार सर। श्राविक मासामध्ये चौकसा पेट करून दुज्जमण म्हणून सरस्वती कडक पसंद सोई बनवणे के डाले दोनों नमस्कार करने की 2-3 मास में कीर्ति MS, पूरा नाम तो जानते नहीं और चेहरा भी याद नहीं। अच्छा, मैं समझ गया, आप म्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार सर। चलिए, तो अब कुछ नक्षत्र हैं जिनको 28 नक्षत्रों को अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण 7 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो नक्षत्रों को 7 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ध्रुव स्थिर, दूसरा भाग है चर चल, तीसरा भाग है उग्र क्रूर, चौथा भाग है मिश्र साधारण, पांचवा भाग है क्षिप्र लघु, छठा भाग है मृदु मैत्र, सातवां भाग है तीक्ष्ण दारुण, ये 7 क्या था? प्रकार। 6 क्या था सर? छठा मृदु मैत्र, ये 7 प्रकार के नक्षत्र जो है हमारे बताए गए, ठीक है। तो गुरुजी कहा पहला नोट जाता नहीं, है, पहला नोट नहीं कर पाया मैं, पहला नक्षत्र। पहला है ध्रुव स्थिर,
नामानुसार कार्यों को करने से हमको शुभ फल प्राप्त होता है। आगे बताने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक अलग अलग नक्षत्र, ये ग्रुप ऑफ नक्षत्र है, वो हम आप लोगों को बताएंगे। और जैसा नाम है, अगर उसी तरह का आपका कोई काम हो, अगर उसको उस नक्षत्र के दिन शुरू करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। जैसे चर नक्षत्र है, उदाहरण के लिए सोचिएगा, आप लोगों ने लिखा होगा, देख लीजिए, चल नक्षत्र है। उस दिन यदि हम गाड़ी चलाना सीखें, प्रारंभ करें उस दिन से, तो हम गाड़ी चलाना जल्दी सीख सकते हैं और हमसे चोट चपेट एक्सीडेंट भी नहीं होगा, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो नक्षत्रों को उसके नामानुसार कार्यों को उस नक्षत्र दिवस के दिन नामानुसार कार्यों को करने की से भी सिद्ध योग बताया गया। ठीक है, तो ध्रुव संज्ञक नक्षत्र जो है, चाहे जिसको ध्रुव और स्थिर हमने बोला है, तो कहा जाता है कि इसमें पहले आता कौन कौन है वो देख लीजिए। उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थरम। तीनों उत्तरा लिखिए आप लोग, तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिण्यो, और इसका मतलब है रोहिणी। अगर इस नक्षत्र वाले दिन रविवार पड़ जाए, अगर रविवार के दिन ये नक्षत्र पड़ जाए, ऐसे लिखिए, यदि रविवार के दिन ये नक्षत्र पड़ जाए या रविवार के दिन ये नक्षत्र गत हो, जो भी आपके लिए सब समझने में सहूलियत हो वो लिख लीजिएगा। तो ऐसे दिन में स्थिर कर्म जैसे गृहारंभ, बीज वपन, बीजारोपण जिसको कहते हैं, बीज वगैरह खेत में लगाते हैं ना, तो बीज लगाना। शांति कर्म, किसी भी प्रकार का ग्रह शांति आदि का कार्य करना। बगीचा लगाना आदि कार्य तथा मृदु नक्षत्र में किए जाने वाले कार्य करना शुभ है, तथा मृदु नक्षत्र में, मृदु मैत्र हमने दिखाया हुआ है, तो उस नक्षत्र में किए जाने वाले कार्य करना शुभ है। अर्थात जो कार्य ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में कर सकते हैं, तो मृदु नक्षत्र है उसमें भी यदि रविवार आ जाए तो हम उस कार्य को कर सकते हैं। अब अगला श्लोक, ये जो श्लोक है ना, ये मुहूर्त चिंतामणि नक्षत्र प्रकरण से लिया गया है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, आगे जाकर के वहां पढ़ लीजिएगा, अगर कोई गलती सही होगा तो उसको सुधार कर लीजिए। अब आ जाते हैं चर चल। तो चर संज्ञक भी बोलते हैं, तो स्वात्य या द्वितीय तृतीय स्त्री चंद्रश्चापि चरम चलम।
तस्मिन् गजाधिकारो वाटिका गमनारिदकम्। तो पहले नक्षत्र लिख लीजिए, कौन कौन से नक्षत्र आते हैं चर्चल में। स्वाति, पुनर्वसु और श्रवण के आगे लगातार जो 3 नक्षत्र, ये याद रखने के लिए बताया जा रहा है। तो स्वाति, पुनर्वसु और श्रवण के आगे लगातार कौन कौन सा आ जाएगा? तो श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। ये नक्षत्र हों कब? सोमवार के दिन। सोमवार के दिन चर्चल नक्षत्र हों, हाथी घोड़ा पर चढ़ना, यात्रा करना। हाथी घोड़ा पर चढ़ने का मतलब है घुड़सवारी करना, वाटिका आदि लगाना, ड्राइविंग सीखना, यात्रा भी करना, तथा लघु संज्ञक नक्षत्र में किए जाने वाले कार्य। क्षिप्र लघु 5वां नंबर जो है, लघु संज्ञक नक्षत्र में किए जाने वाले कार्य करना भी शुभ है। हम लोगों ने 2 प्रकार पढ़ लिया, अब है उग्र और क्रूर। तो उग्र संज्ञा कौन कौन से नक्षत्र है? पूर्वात्रयम, याम्य, मघे, उग्रम, क्रूरम, कुजस तथा। पूर्वात्रयम का मतलब हो गया पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद। आगे बोलता है याम्य मघे अर्थात भरनी और मघा। पूजस, क्रूरम पूजस तथा, ये क्रूर नक्षत्र है और इस दिन क्या हो जाए? मंगलवार हो जाए। तो मंगलवार के दिन यदि उग्र संज्ञक नक्षत्र हो या क्रूर संज्ञक नक्षत्र हो, जो भी आप लोग समझे, इसमें घात लगा के मारना किसी को। अग्नि कार्य, विषादी का प्रयोग करना अर्थात किसी को जहर देना, शस्त्र आदि का निर्माण करना, जैसे भाला बनाना, छुरा बनाना, जो भी आप लोग शस्त्र में ले सकते हैं। वर्तमान समय में तो तोप और बंदूक बनाना भी आ जाएगा। तो शस्त्र आदि का निर्माण करना, तथा दारुण संज्ञक नक्षत्रों में किए जाने वाले कार्य शुभ होते हैं। आगे लिखिए। मिश्र और साधारण जिसको कहते हैं, मिश्र संज्ञकादि। तो विशाखाग्ने यभे सौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम
तत्राग्नि कार्यम मिश्रम च वृषोत्सर्गादि सिद्धयति। तो विशाखा और कृतिका ये दो मिश्र संज्ञक नक्षत्र हैं। और मित्र संज्ञक नक्षत्र में बुधवार का दिन हो या बुधवार के दिन मिश्र संज्ञक नक्षत्र हो, मिश्र या साधारण संज्ञक दोनों लिख लिया कीजिए। इसमें अग्नि के कार्य, आप सोचेंगे कि अग्नि के कार्य, अगर आप कोई ईंट का भट्ठा चलाते हैं, उसमें आज अग्नि डालना है, हमने कोयला वैला डाल दिया, अग्नि से प्रज्वलित करना है। तो अगर हम विशाखा और कृतिका नक्षत्र ले लें और बुधवार का दिन ले लें, तो जो अग्नि का कार्य होगा वो कार्य पूर्ण होगा और ईंट अच्छे बनेंगे आपके, उसमें बर्बाद नहीं होंगे। तो मिश्र संज्ञक में और कौन से कार्य कहे गए? बृहोत्सर्ग, बृहोत्सर्ग। बृहोत्सर्ग का मतलब, जो उपाय का क्लास जानते हैं वो बृहोत्सर्ग का दान लिखते हैं। तो बृहोत्सर्ग का श्राद्ध होता है, वहां जो बैल होता है, बैल मतलब बछड़ा जिसको बोलते हैं, छोटा बछड़ा होता है, उसको त्रिशूल से दागा जाता है। तो कहा जाता है कि जितने उसके रोम जल गए उतने ब्राह्मण को भोजन कराइए, तब आपका बृहोत्सर्ग श्राद्ध संपन्न होता है बढ़िया से। तो ये होता था। तो बृहोत्सर्ग यदि अन्य दिनों में किया जाए, वृष का दान किया जाए, तो ऐसे दिनों के, ऐसे बृहोत्सर्ग के लिए मिश्र एवं साधारण संज्ञक नक्षत्रों का प्रयोग करना चाहिए। उग्र संज्ञक नक्षत्र में किए जाने वाले कार्य भी, उग्र नक्षत्र में किए जाने वाले कार्य भी मिश्र साधारण में किया जा सकता है। क्षिप्र, लघु संज्ञक आदि नक्षत्रों के विषय में अब हम लोग जानेंगे। हस्तस्वी पुष्य अभिजितः, हस्तस्वी पुष्य अभिजितः, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजीत, ये 4 नक्षत्र हैं, क्षिप्र और लघु संज्ञक। अगर गुरुवार के दिन क्षिप्र और लघु संज्ञक नक्षत्र हो, एक बार नक्षत्र दोबारा बोल देंगे? हस्त, अश्वनी, पुष्य, अभिजीत। हस्तस्वी पुष्य अभिजिता, क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा। तो ये क्षिप्र और लघु संज्ञक नक्षत्र हैं। यदि गुरुवार के दिन ये नक्षत्र हो, इसमें दुकान लगाना, शास्त्र का ज्ञान,
आभूषण बनाना अर्थात शिल्प कला आदि सीखना। रति कार्य, रति का मतलब स्त्री पुरुष संयोग का कार्य। जिसको सेक्सुअल रिलेशनशिप कहते हैं वो बनाना। तथा चर संज्ञक में बताए गए कार्य, तथा चर संज्ञक में बताए गए कार्य करना भी शुभ होता है। तो चर संज्ञक में देख लीजिएगा और क्या क्या कार्य बताया गया है, वो भी शुभ होता है। हमारा ये मृदु और मैत्र। मृगा अंत्य चित्रा मित्र मृदु मैत्रम भृगुस्तथा। मृगशिरा लिखिए, मृगशिरा रेवती चित्रा और अनुराधा। मृगशिरा रेवती चित्रा और अनुराधा। शुक्रवार के दिन यदि ये नक्षत्र हो तो इसमें गीत संगीत सीखना, वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ करना, खेल कूद प्रारंभ करना, आभूषण बनाना या धारण करना, ये सब शुभ होता है। अब तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र। मूलेन्द्रार दैवम सौरिस तीक्ष्णम दारुण संज्ञकम। मूल ज्येष्ठा आर्द्रा और अश्लेषा। मूल ज्येष्ठा आर्द्रा अश्लेषा, ये तीक्ष्ण और दारुण संज्ञक नक्षत्र हैं। यदि शनिवार के दिन ये नक्षत्र हो तो इस दिन अभिचार, अभिचार का मतलब है किसी के लिए मंत्र वंत्र का प्रयोग करके मारण मंत्र आदि का प्रयोग करना। घात अर्थात हथियार से मारना। उग्र कार्य, किसी के घर में आग लगा दिए, किसी के बीच में फूट डलवा दिए। तो फूट डलवाना, आपस में दो मित्र हैं, बीच में हमने तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र लिया और
शनिवार के दिन उसके बीच में कोई ना कोई ऐसी बात बोली कि फूट पड़ गया, तो वो फूट पड़ा रहेगा, उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा उस वो पाठ में। और पशुओं को, कुत्ता हो, घोड़ा हो, बिल्ली हो, उसको प्रशिक्षित करना, या शेर चीता को भी तो आजकल लोग प्रशिक्षित कर देते हैं। तो पशुओं को प्रशिक्षित करना, तो विशेष रूप से कुत्ता और घोड़ा ही आता है जो कामयाब है हमारे इंसान के लिए, जिसको कि प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये तीक्ष्ण और दारुण नक्षत्र हो गया। तो कोर्ट केस के लिए ये तीक्ष्ण दारुण यूज करेंगे करने के लिए, या उग्र संग करेंगे? अगर 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 आप कोर्ट केस में भी बहुत, अगर फौजदारी वाला करना है तो इसी को इसमें कर सकते हैं। फौजदारी समझ गए? तो फौजदारी क्रिमिनल केस हो गया सर। क्रिमिनल केस, तो क्रिमिनल केस के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके लिए सिविल केसेस के लिए वाला उग्र संघ का प्रयोग करेंगे। जी ठीक है। तो ये तो आप लोगों को हो गया कि ये 7 वारों के अनुसार भी, अर्थात कौन कौन सा वार किस किस नक्षत्र संज्ञा के अंतर्गत आया, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ध्रुव से प्रारंभ हुआ तो ध्रुव रविवार, उसके बाद चर सोमवार, उसके बाद उग्र मंगलवार। तो ये सब अगर 1-2 बार गौर कर लेंगे तो धीरे धीरे याद होने की प्रक्रिया, याद होने की इसमें आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो चार्ट बना लेंगे। और ये हमने कहा कि ज्ञान भी ब्राउन होगा थोड़ा, ये नहीं है। आज रविंद्र जी आए हैं कि नहीं आए हैं पता नहीं, संजीव जी, संजीव जी का प्रश्न आया था कि गुरु जी हमको बड़ा भारी लगता है। तो हर चीज बहुत आसान नहीं होता, और आप लोग देख रहे हो कि हमको बहुत कुछ बातें संभल कर पढ़ाने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें अगर कोई गलती है तो उसको सही क्या होगा, इसको देखने के लिए कई पुस्तकों में जाना पड़ेगा, समझ गए ना? वो फिर बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। और जो चीज आप यदि पूछ रहे हैं सर इसको उग्र संज्ञक नक्षत्र क्यों कहा गया है, तो मैं पहले ही कहूंगा कि ये मुझे नहीं पता क्यों उग्र संज्ञक कहा गया। आपको उसको उसी रूप में लेने की जरूरत है। तो कुछ नक्षत्रों के बारे में अन्य विवरण जो है उसमें 2-3 चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए। नक्षत्र आज कोशिश कीजिए इतना सा लिख लीजिए, अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही बना लीजिएगा आप लोग, नक्षत्र तारों की संख्या नक्षत्र में कितने तारे हैं सबका ना सिंबल है। किसी में 3 तारा है, किसी में 5 तारा है, किसी में 6 तारा है, किसी में 1 ही तारा है, ठीक है? तो पढ़ा हुआ है आपके सब्जेक्ट में, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपके लिए उपयोगी हो जाए। तो तारों की संख्या और उसके बाद नक्षत्रों की आकृति, और उसके बाद नक्षत्रों के स्वामी,
आप 1 नंबर नक्षत्र से, जिसको नक्षत्र याद है ठीक है, नहीं है तो भी हम बोलते ही रहेंगे, ठीक है ना। 28 नक्षत्र तक चलेंगे और आप लोगों को नोट करना। अश्वनी 3 तारों का नक्षत्र है, तो 3 लिख दीजिए वहां, तारों वाले के नीचे संख्या में 3 लिख दीजिए। आकृति घोड़े के मुख जैसा, घोड़े के मुख जैसा। और स्वामी कौन है? अश्विनी कुमार, स्वामी है अश्विनी कुमार। अब लिखिए भरणी, दूसरा नक्षत्र, इसके तारों की संख्या भी 3 है। इसकी आकृति कैसी है? योनि जैसा। और इसके स्वामी कौन है? यम, यमराज जिसको बोलते हैं, मृत्यु के देवता यमराज। गुरुजी आकृति कैसी बताई? योनि। अब तीसरा नक्षत्र लिखिए कृतिका। तारों की संख्या 6। आकृति कैसी है? चाकू जैसी। और स्वामी कौन है? अग्नि। रोहिणी, तारों की संख्या 5। आकृति कैसी है? सकट, सकट मतलब बैलगाड़ी जैसी। मृगशिरा, तारों की जी स्वामी नहीं बताया। ब्रह्मा, रोहिणी का स्वामी ब्रह्मा। मृगशिरा, तीन है तारों की संख्या। आकृति में लिख लीजिए हिरण का मुंह जैसा आकृति है। और स्वामी है चंद्रमा, सोम जिसको कहते हैं। आर्द्रा, तारों की संख्या 1। आकृति मणि। स्वामी रुद्र। आप लोगों को लगता होगा कि हम ये स्वामी पढ़ के करेंगे क्या? तो यदि पुनर्वसु नक्षत्र का भेद हो रहा है, अन्य क्रूर ग्रहों के द्वारा सप्त सलाखा में या सर्वतोभद्र चक्र में, तो उसके शांति हेतु हम उसके देवताओं के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और सभी देवी देवताओं के मंत्र हैं। तो यदि आर्द्रा के ऊपर प्रभाव है तो हम रुद्र अर्थात शिव जी का मंत्र का जप कर सकते हैं।
तो अपने ज्ञानानुसार उपाय वगैरह भी हम इसके अनुसार कर सकते हैं, इसीलिए याद रखना जरूरी। पुनर्वसु, तारों की संख्या 4, आकृति घर, आरती के सर घर, हाँ, घर जैसा। और स्वामी है अदिति। अदिति किसे कहते हैं? देवताओं की माता को अदिति कहते हैं। अगला लिख लीजिए पुष्य। तारों की संख्या 3, आकृति तीर के जैसा। और देवता है बृहस्पति। आकृति क्या सर? तीर, तीर बिहार में तीर का निशान है ना, किसका चिन्ह है? चुनाव चिन्ह, जेडीयू का, नीतीश बाबू का, तो वही तीर। और देवता है बृहस्पति। अश्लेषा 5 तारा है। आकृति पहिया, ब्रैकेट में लिख सकते हैं चक्र। और देवता है सर्प। तो ये तारों की संख्या से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ज्ञान होना चाहिए। आगे वो तारों की संख्या और वो आकृति किस प्रकार की होती है, कोशिश करेंगे कि आप लोगों के पीडीएफ में वो भी देने का प्रयास करें, अगर संभव हुआ तो। कहीं यूज होता था सर इस संख्या का? इस संख्या का कोई यूज होता है? कोई कहीं कहीं भी यूज नहीं होता? आकृति बनाने के लिए यूज होता है। क्या लिखा था आप लोगों ने? अश्लेषा लिख लिया, मघा, इसके भी 5 तारे हैं। इसकी भी आकृति घर जैसी है। और इसके देवता पितृ हैं, जिसको हम लोग आश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण आदि करते हैं। पितृ, पितृ दोष या पितृ शांति जिसको बोलते हैं ना, पितर, वही है उनके देवता। पूर्वा फाल्गुनी, दो तारों की संख्या है। मंच, जैसे किसी का मंच बनता है ना, रंग मंच जैसे बनता है, मतलब सामान्य से ऊंचा स्थान, उस प्रकार। और इसके देवता है भग, ये सूर्य का ही एक नाम है भग। उत्तरा फाल्गुनी, तारों की संख्या 2, आकृति चारपाई जैसा। और देवता है हरियमा।
देवता कौन है सर? अर्यमा, सूर्य का ही नाम है अर्यमा। आज इतना ही रखेंगे। आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। जी कुमार प्रवीण जी बताइए। सर तिथि पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए मुहूर्त में, या नक्षत्र पे ज्यादा ध्यान देना? दोनों पे ध्यान देना चाहिए। तो जैसे किसी को हम नग सजेस्ट कर रहे हैं, पहना रहे हैं, तो उस वार में जो है नक्षत्र नहीं बैठ रहा है सही, तो उस वार उस दूसरे वार में से होरा पे पहनाया जा सकता है क्या? जैसे मंगल का नग मुगा पहनाना है तो मंगल में नहीं बैठ रहा है, तो बुधवार को मंगल की होरा में पहनाया जा सकता है? पहनाया जा सकता उचित क्या रहेगा गुरु जी? है। और आप पढ़ रहे हो मुहूर्त जी और आप प्रयोग करना चाहते हो सिर्फ अंगूठी पहनाने में। नहीं, अभी जो प्रॉब्लम सामने आ रही है गुरु जी वही पूछ रहे थे, मतलब इस तरह की कुछ आए हैं केस में। ठीक है ना। तो बुधवार को भी मंगल की होरा में रत्न धारण कराया जा सकता है। थैंक किसी यू। भी बार को मंगल की होरा में रत्न मूंगा पहनाया जा सकता थैंक यू। है। विद्या, गुरुजी केतु का जो रिमेडी में बताए थे, केतु का जो दान करेंगे वो कुजवत केतु तो मंगलवार को करेंगे कि हाँ शनिवार को? मंगलवार को, मंगलवार को। जी। अतुल बिंद्रावन जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी आपने बताया था कि वो जो पर्व तिथियां उसमें अशुभ, मतलब उसमें काम अच्छा शुभ काम नहीं करने चाहिए। वैसे कुछ तिथियां होती हैं जिसमें शुभ काम कर सकते हैं, जैसे अशुभ तिथियों में, नवरात्रों वगैरह में ऐसा कुछ होता है क्या? दसवीं तिथि में आप सब खुला रहता है, वो कोई भी कार्य कर सकते अच्छा हैं। ठीक है। जी। तो नवरात्र में सारे तिथियों के लिए नहीं कहा गया है। अच्छा। दसवीं तिथियों के लिए कहा गया है कि सारे शुभ कार्य आप कर सकते हो। ओके ओके। और कोई पर्व ऐसा नहीं होता जिसमें कर सकते हैं? और आगे आएगा तो बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू गुरु। नीलम कुमार जी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी जैसे फील सैड टू से कि आप हमेशा जैसे अपने हिंदू होते हुए भी मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता, और जब आपसे सुनते हैं तो मन करता है कि हाँ आई वांट टू स्टार्ट समवेयर। तो जैसे इतना सब है, नॉलेज नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे वेद हैं, उसके बाद इतना सब है, जिससे सुनो वही और बात बढ़ती चली जाती है। तो आप कुछ बेसिक ऐसा बता सकते हैं कि वो मैं स्टार्ट कर सकूं और फिर उसके बाद आगे और बढ़ जाए थोड़ा कुछ इंटरेस्ट, क्योंकि कुछ भी नहीं पता ये सब आप जो बताते हैं मुझे सच्ची में एंड आई फील बैड कि मुझे नहीं आता ये ना सब। वो हमने कहा कि हमारा शास्त्र ऐसा है जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के सृष्टि के अंत तक में चर स्थिर सजीव निर्जीव जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, सबके विषय की जानकारी दी गई है। और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका जवाब सनातन में नहीं है। तो हमने कहा, तुमने कहा ना कि कहाँ से प्रारंभ करो, तो पहले हाथ जोड़ करके गीता पढ़ो। ओके गुरु। और उसके उसके अर्थ समझो। ठीक है ना। ठीक है गुरु। तो क्या होगा कि हमारे ना ज्ञान की थोड़ी वृद्धि हो जाए। और हम हमेशा कहते हैं शिव की उपासना करनी चाहिए। ज्ञानम महेश्वरा दीक्षित। जब ज्ञान होगा ना तभी हम इस विषय को ना समझ पाएंगे। ओके गुरु। थोड़ी बहुत शिव की उपासना, नहीं कुछ आता है तो नमः शिवाय 24 घंटा जपते रहते हैं। गुरु जी मतलब शिव जी की जैसे नाम और हाँ। वो सब माला और वो सब करती हूँ, बट अब दूसरा है कि आप क्या चाहते हो। जैसे कि वर्तमान समय में एक आदमी को चाहिए कि वो चाणक्य नीति पढ़ें, विदुर नीति पढ़ें, मनुस्मृति पढ़ें। ठीक है ना। बायस्ड होकर के नहीं पढ़ें। अगर उसमें कुछ सूत्रों के लिए लिखा गया है तो वर्णात्मक स्वरूप में उसको ले जाकर के पढ़ें।
वर्णात्मक स्वरूप का मतलब है कि कोई लेबर का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, मजदूर है, किसान है, तो उसको हम शूद्र कह सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो। तो उस संदर्भ को लेकर के पढ़ें। दूसरा, हमने तो कहा पहले गीता पढ़ें, उसके बाद दूसरे नंबर पे ना रामायण पढ़ें, मानस नहीं। रामचरित मानस की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण। अगर ओके श्लोक पढ़ने नहीं आता है तो अर्थ पढ़ लेते हैं। पढ़ लेती हूँ गुरुजी, श्लोक भी संस्कृत आती है मुझे, मैंने सीखी हुई है। हाँ, आती है। तो पढ़ने के बाद उसका अर्थ पढ़ लें, उसके बाद फिर मनुस्मृति पढ़ें, चाणक्य नीति पढ़ें, विदुर नीति पढ़ें। तो ये सबसे क्या होगा कि वर्तमान जीवन में तुमको कोई दबा नहीं सकेगा। तुम शास्त्र का ज्ञान लेकर के इतना उन्नत हो जाओगी कि तुम्हारे ऊपर किसी की सत्ता नहीं होगी, तुम स्वतंत्र रूप से ताकतवर हो जाओ। तो ये है। चलो आगे फिर। आई विल स्टार्ट फ्रॉम गीता गुरुजी। हाँ, थैंक यू। पहले इतना पढ़ो फिर पूछ लेना। असीम सेन जी बताइए क्या प्रश्न। हाँ गुरुजी, लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन था, अक्षय तृतीया का बारे में आप बताया था। तो अभी तक हम लोग अक्षय तृतीया शुभ मानता हूँ, तो लास्ट क्लास में जो बताया अक्षय तृतीया अभी भी कभी कभी शुभ नहीं होता, वो थोड़ा सा डाउट रह गया, थोड़ा समझा दीजिए ना। अभी डाउट रखने का कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना। हाँ, ये माने हम लोग अक्षय तृतीया वैशाख को शुभ माने बस इतने तक नहीं माने ना। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, ये युगादि तिथियों अच्छा। में आता है, इसीलिए इसको शुभ मानने की हाँ। जरूरत नहीं है। तो इसको अशुभ मानते हैं क्या? नहीं, आप इसको युगादि तिथियों की तरह मनाइए, उस दिन और दूसरा कोई काम मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि उसके साथ साथ विष्णु का, लक्ष्मी का, कुबेर का पूजन आदि करने का विधान है, तो वो सब चीज आप कर सकते हैं। हाँ। इसमें कोई मनाही नहीं है। अच्छा अच्छा लेकिन आप शादी कर लीजिए अच्छा किसी अच्छा का, तो कई प्रदेशों में है अक्षय तृतीया को शादी करने का नियम है, वो उसको अच्छा। हम लोग कहते हैं कि किसी की परंपरा, परंपरा वेदों से ऊपर है, परंपरा जो है ना शास्त्रों से ऊपर है, हाँ ठीक है हाँ ना। हाँ। तो जो किसी के परंपरा में है तो वो करें, तो जिनके परंपरा में नहीं है वो अक्षय तृतीया को अच्छा अच्छा। युगादि तिथियां मान करके और उससे परहेज करें। ओके चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले क्लास में। नमस्कार। नमस्कार गुरु। नमस्कार हाँ, नमस्कार गुरुजी। प्रणाम।